बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग, सिमरा गुड मॉर्निंग। और इसके साथ आपको सबको जुमा भी मुबारक हो। और कैसे पता लगा? मैं ये सोच रही थी कि जुमा मुबारक क्योंकि आज जुमा है। हाँ, लेकिन तो सोचने की खास बात रहती नहीं है जुम्मे के दिन सोच रही थी कि मैंने जुमा मुबारक कहना है और साथ ही आपने बोल दिया। चले, आपकी जगह पे मैंने बोल दिया। और इसके साथ साथ जी एक और मामला जिस पर अब बहुत लोग बोल रहे हैं और मजबूरी बन चुकी है बोलना, वो है जी महंगाई। और जो सूरत हाल गुज़िश्ता चंद हफ्तों से रह रही है, मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है और कोई कमी नहीं आ रही। इस पर जो सूरत हाल है इंतहाई परेशान कौन। बिल्कुल, टॉप ट्रेंड भी आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर मुसलसल चल रहा है और महंगाई के ऊपर इस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हैशटैग महंगाई की पहचान इमरान खान। और ये पेट्रोल प्राइसेस से रिलेटेड है। ना सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस बल्कि जो आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, वो तमाम बेसिक चीज़ें जो खुराक और रोज़मर्रा की चीज़ों से मुंसलिक है। कोई लग्जरी आइटम्स की बात नहीं की जा रही, कोई आउट ऑफ द वे जाके किसी ऐसी आइटम की बात नहीं की जा रही जो अगर ना भी इस्तेमाल करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप देखिए कि वज़रा समेत तमाम लोगों के ना सिर्फ स्टेटमेंट्स को कोट करके लोग तनकीद कर रहे हैं बल्कि जवाब तलब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लोग ये भी जवाब तलब कर रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो फिर तब वो ऐसी तनकीद क्यों करते थे कि पेट्रोल महंगा हो तो इसका मतलब है कि करप्ट हुक्मरान हैं, और जब भी डॉलर महंगा हो तो समझो कि चोरी हो रही है। ये तमाम बातें थी जो अब उनको फेस भी करनी पड़ती हैं। इस वक्त वो SCO के हवाले से जो मीटिंग्स हो रही हैं ताजिकिस्तान में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं और एक बिज़नेस फोरम से जब वो खिताब कर रहे थे, डिस्कशन पैनल था, उस पर भी एक मामला हुआ। पहले वो आपको दिखाते हैं। कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, पाकिस्तान कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। आखिरी इमरान साहब के लिए एक शेर है, इमरान भाई आपके लिए। आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। ये हुआ क्या बीच में? ये हुआ ये है कि एकदम से उनका माइक बंद करा दिया गया और फिर खान साहब ने आगे से ये कहा कि शेर व शायरी तो फिर होती रहेगी इंशाल्लाह, अभी बिजनेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया था लाइव सेक्शन में फिर ऐसे सवाल के जरिए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि लाइव कॉल्स के दौरान या कभी लाइव किसी ने कोई कॉमेंट कर दिया हो? कैसे मेरे ख्याल में अगर कभी ऐसा हो तो रिएक्शन इसी किस्म का कोई होगा कि बस समझ में नहीं आएगी, माइक बंद और साथ ही जो है ना वो बात बदल दो, बेसिकली बात बदलो। लेकिन बात बदली नहीं जा सकती है क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद हो, सभी को ये मालूम है कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त ये हो रहा है कि मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फॉल नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप माफिया पर मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक काम है गवर्नमेंट का वो ये है कि आपने गवर्नेंस करनी है। वो जब नहीं होगी तो इसी तरह से कीमतें बढ़ती जाएंगी, मैनेजमेंट नहीं होगी, लोग परेशान होते जाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कल फवाद चौधरी साहब ने जो लॉजिक दी पेट्रोल के हवाले से, उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई नए कुएं तो आ नहीं गए कि कीमतें कम हो जाएं। तो यही लॉजिक पिछली हुकूमतों पर क्यों नहीं फॉल करती थी? तब क्यों कहा जाता था कि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है? आवाम ये सवाल कर रही है, पता नहीं इस सवाल को कंटेनर वाली बात उन्होंने तभी की ना कि वो अच्छी लगती थी बातें, वो चाहे बिल जलाने वाली बात हो, सिविल नाफरमानी की बात हो। बहरहाल जी, हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और इलेक्शन कमीशन के मामले पर अब नादरा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी बातचीत चल रही है। खत लिखा गया है जिस पर एतराज़ात भी दायर किए गए हैं और वफाकी वज़रा को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बहुत से आम इशूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। पहले नजर डालते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है। इलेक्शन कमीशन और नादरा में खुतूत की जंग शुरू। चीनी कंपनियां CPEC की पेशरफ्त से गैर मुतमईन। पाकिस्तान शाहीन ने किवीज को झपटने के लिए कमर कस ली। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकलेगा या नहीं? रिज़्क़ हलाल की बरकत और हराम की नहुसत।
हमारी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा को जो खत का जवाब दिया है और कहा है, लहजे में उनकी मायूसी हुई, उन्होंने कहा कि खत के मतन से ऐसा तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को हर एक के पास जाकर बताना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है और इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी पावर्स हैं, वो चाहे नादरा हो, वो वफाकी वज़रा हो या गवर्नमेंट। एक तरह से माजी में होता ही रहा और इन इदारों को ऐसे समझा जाता था शायद ये कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से अहम इशूज़ हैं जिसमें हम सीपैक के हवाले से बात करेंगे, अफगानिस्तान की सूरत हाल और फिर पाकिस्तान में जो इसके इफेक्ट्स पड़ सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हमाद गजनवी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। हमाद गजनवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो आइंदा इलेक्शन की तैयारी हो रही है EVM के सूरत में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उससे पहले जो मामलात हैं, पहले वज़रा को नोटिस और इसके बाद नादरा इलेक्शन कमीशन में खतूत की जंग, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को कि किस तरफ जा रही है? मुहारबे की तरफ यानी झगड़े की तरफ। ये बड़े अरसे से मामला चल रहा है, लेकिन EVMs के हवाले से हुकूमत में जो बेचैनी और बेकरारी पाई जाती है उससे लोगों के कान तो बड़ी देर से खड़े हो गए थे। लेकिन अब जबकि वो इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन न सिर्फ करवाए बल्कि उसको फेयर एंड फ्री करवाए, और उस वक्त तमाम पाकिस्तान की मशीनरी जो है वो उसके रहमो करम पे होती है जब इलेक्शन आते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। ये कानूनी पोजीशन है, ये आईनी पोजीशन है। और ये जितने भी ममालिक जिनकी हम मिसालें देते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं वो कामयाबी से काम कर रही हैं, हालांकि कम ममालिक हैं। बहुत से ममालिक तो आपको मालूम है कि वापस जा चुके हैं, उन्होंने ये मशीनें ट्राई की लेकिन वो पीछे हट गए, जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 37 पॉइंट उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज की थी और जो सेनेट की कमेटी में जमा करवाई थी उसमें उनका भी जिक्र किया था उन्होंने। तो अब बात यह है कि EVMs तमाम ममालिक में जहां चल रही हैं वहां पर वो किसने बनाई हैं? इलेक्शन कमीशन बनाता है। इंडिया, जिसकी हम बहुत सी मिसालें देते हैं, इंडियन इलेक्शन कमीशन फादर्ड उस मशीन को और उसके फीचर्स को, और हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और आगाज ही ऐसा किया गया है कि हुकूमत ने उसमें खुद दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उसकी अपनी वजारत ने वो मशीन डेवलप करना शुरू कर दी। स्पेन में एक कंपनी से खुद रब्ता किया गया और वो सारा मामला यहाँ तक पहुंच गया कि जब उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन को भी डेमो दिया जा रहा है। तो इट इज द अदर वे राउंड। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके जिम्मे ये सारा काम लगाया जाता, क्योंकि कानूनी तौर पर बल्कि आईनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अब इलेक्शन कमीशन अगर सवाल उठा रहा है या सवालात उठा रहा है तो उसका जवाब ये तो नहीं होना चाहिए कि हम कहें इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर दिया जाए। ये तो माकूल रद्द अमल नहीं है। और इसका मुस्तकबिल जो है, जो जैसा कि नजर आ रहा है, ये एक ऐसा इशू है, इट इज नॉट जस्ट वन ऑफ द इश्यूज। जैसे कंट्रोवर्सीज होती हैं हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान और चलता रहता है, ये हल्की फुल्की मौसीकी होती रहती है, ये वो मामला नहीं है। इसके ऊपर दारो मदार है अगले 5 साल का, बल्कि उससे भी आगे का। तो ये ऑपोजिशन जो है, इसको ये नहीं हो सकता कि हुकूमत सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश करे। इसलिए भी सबसे अहम नुकता है ये इलेक्शन कमीशन ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है। बिलखुसूस आप इस बात को ज़हन में रखिए कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 2018 का इलेक्शन, जिसमें बहुत से सवालात भी हैं, लेकिन उस इलेक्शन के तहत भी 50% से ज्यादा वोट ले रखे हैं ऑपोजिशन ने। दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। ये कैसे हो सकता है कि आप उन्हें कहें कि भाग जाओ यहाँ से, या देख लेंगे, हाँ आप भी आके देख लें मशीन। ऐसे नहीं। ये जब तक सारे लोग मिलकर इस पे फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबका मुतफक्का फैसला इसलिए होना चाहिए कि तमाम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर असरात आने हैं। बिल्कुल सही। गजनी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि एक न्यूट्रल पार्टी की तरफ से ये चीज़ आए और सब मुत्तफिक कर जाएं तो बहुत बेहतर था। वो इलेक्शन कमीशन था, ये चीज़ गवर्नमेंट ने रियलाइज़ नहीं की एंड एज अ सिंगल हैंडेड पार्टी उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया। लेकिन उसके बाद जब अब एतराज़ आ रहे हैं तो बजाय इसके क्या ही अच्छा हो कि उन एतराज़ात को दूर करके मिलकर काम किया जाए। इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई। अब तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेज दिया है वफाकी वज़रा को, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम कि उनका टिल्ट है ऑपोजिशन की तरफ, वो गैर जानिबदारी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खाए हैं, करप्शन की है। इस पूरे मामले में जैसे आपने कहा कि ये सीरीज है, ये कोई एक आधा स्कैंडल नहीं है कि हल्की फुल्की मौसीकी चलेगी। क्या आपको लगता है कि नाअहली की तरफ भी इलेक्शन कमीशन इतना स्वेयर एक्शन भी ले सकती है? देखिए, मसलन इस हुकूमत का रवैया जो है ये जरा
हम इतना कोई काबिल रश्क नहीं है। जब इख्तलाफ राय होता है और किसी इदारे के साथ होता है, अपने मुखालिफिन तो आपने किसी न किसी बहाने आप पकड़ लेते हैं, चलिए उन पर केसेस चलाते हैं, उन्हें पस दीवार जिंदा धकेल दिया जाता है, फिर कुछ अरसे बाद पता लगता है, साल बाद 2 साल बाद और अब 3 साल होने लगे हैं जी कि इनका कोई क्राइम कोई नजर नहीं आया, कोई साबित नहीं हो सका। अदालतें लंबे लंबे फैसले लिख के देती हैं कि इन्हें क्यों पकड़ा हुआ है लोगों को। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन अब आप ये देखिए कि दूसरी तरफ अब इदारों की बात करते हैं कि ईसीपी का मामला जो है ये भी पहला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है जो कोई ऐसा फैसला देता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप तो उस जज के गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं और पूरा सिस्टम मिलकर ये काम करता है। मैं फाइज ईसा साहब का नाम कह लूं और शौकत सिद्दीकी साहब का नाम कह लूं और मकबूल और भी जजेस हैं जिनके बारे में आपका रवैया एकदम बदल जाता है। आपको याद है वकार सेठ साहब ने एक फैसला दिया था, किस तरह उनके ऊपर हमलावर हो गए थे। हाँ, तो उनको कहा गया कि ये तो दीवाना आदमी है, यानी यहाँ तक चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी और ये सारे मिनिस्टर्स जो थे आके बैठ गए। ये रवैया ठीक नहीं है। तो गजनवी साहब आप जो इस तरह जी, अब ये रवैया तो ठीक नहीं है, आपकी बात और पॉइंट बड़ा वाज़े है कि ये ठीक तरीका नहीं है। एक और मामले पर जो हमें नज़र आ रहा है कि वो तरीका ठीक इख्तियार नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बड़ा अहम है, पाकिस्तान का फ्यूचर उससे जुड़ा है, पाकिस्तान की इकॉनमी उससे जुड़ी है, वो है जी मामला CPEC का। अब CPEC के मामले पर गवर्नमेंट तो ये कहती रही जी हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कल एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और वो ये है कि खालिद मंसूर साहब जो कि मामले खुसूसी हैं CPEC के, उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि वाकई चीनी कंपनीज जो हैं वो रफ्तार से CPEC के मुतमईन नहीं है। ये क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक हो सकता है आइंदा चंद सालों में? ये उन्होंने इकरार कर लिया और हमें एक नुक्ता मिल गया कि हुकूमत खुद भी ये कह रही है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि चीनी बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं और उनका डिप्लोमेसी का अपना एक अंदाज है, वो इस तरह ढंडोरा नहीं पीटते हैं। लेकिन ये आपके तमाम हल्के जानते हैं कि हर मीटिंग में, और उन्होंने आला सतह की मीटिंग्स में इस बात का इजहार किया है कि आपने इसको फ्रीज कर दिया है, यानी स्लो नहीं, इसको फ्रीज किया रखा है। और पहला साल तो बिल्कुल बंद रहा है आपका, उसके बाद भी अब तक यानी अब वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं कहीं छोटा मोटा हल्का फुल्का काम हो रहा है। हुकूमत ने देखिए बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी थी हुकूमत की कि CPEC पर काम नहीं किया जाएगा। मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में बता रहा हूं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जो इस मिनिस्टर थे इस चीज के इंचार्ज, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि हम 1 साल के लिए इसे रोक रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप क्यों रोक रहे हैं, उन्होंने कहा कि करप्शन बड़ी लग रही है इसमें और बड़े मामलात हैं, हम इसे देखेंगे। तो उसमें से होना क्या था, लेकिन ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी बातें हैं और हम इसको क्या डिस्कस करें कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार है और चीन का उनके साथ क्या झगड़ा है। गजनवी साहब, क्रेडिट किस हुकूमत को जाता है ये भी मैटर करता है, उसकी वजह से भी कभी कभी डिफेंसिव हो जाती है ये हुकूमत। हाँ, वो ये समझते हैं कि ये किसी और का क्रेडिट है और इसमें जितना भी काम होता जाएगा तो ये पिछली हुकूमत को कहीं इसकी दाद न चली जाए, जैसे वो मेट्रो वगैरह सड़कों के हवाले से उन्होंने क्या किया ये सारा। जी जी, वो एक उन्होंने सड़क का एक टुकड़ा भी कुछ बहुत अरसा नहीं बनाया, ये सोच कर के सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, लेकिन वो अब तो बन रही है। इस बारे में दावा कर रहे हैं हमने सबसे बड़ी मोटरवेज बनाई है। लेकिन गजनवी साहब कुछ लेकिन गजनवी साहब, जब हम ये बात करते हैं कि एक तरफ CPEC जो हमारा एक नेशनल प्रोजेक्ट है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी और गवर्नमेंट जिसने इसको शुरू किया, वो इस तरह के स्कैंडल और इस तरह की बातों और खबरों में रहे और चाइना भी नाराज हो जिसने सबसे बड़ी सरमायाकारी यहाँ पर की हुई है सालों के लिए, वहीं पर हम ऐसी बिजनेस फोरम और ऐसे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को कह रहे हैं आए सरमायाकारी करें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो हम तो बिल्कुल खुद रिलायबल ही नहीं है किसी को कहने के लिए कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करे। ताजिकिस्तान का जो दौरा है इमरान खान साहब का, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारा सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है और लोग यहाँ सरमाया लेकर क्यों आएंगे, ये तो खैर अब बातें हैं जिनसे दिल दुखता है। मैं आपको ताजिकिस्तान के हवाले से बात बताता हूँ कि वहाँ पे SCO में हुकूमत का क्या रवैया है। CPEC के हवाले से मुझे ज़हन में आ रहा है, ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। देखिए, अब वहाँ पर इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस बात पर जोर दिया है, अंडरलाइन की है जो बात, वो क्या है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और हर जिम्मेदार मुल्क जो है वो यही बात कर रहा है। हमारा इसमें खुसूसी इंटरेस्ट है, हमारी दिलचस्पी है। ये जो CPEC आपने कहा, हम बात कर रहे थे ना, BRI, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसका सारा मंसूबा है ही ये कि ये सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी पैदा करता है, यानी अफगान जो ट्रेड है सारी
और जो पाइपलाइंस हैं, जितनी गैस की हो, बिजली की हो, या बिजली खासतौर पर का वहाँ जिक्र भी किया कि ताजिकिस्तान देखिए कितनी सस्ती बिजली बना रहा है हाइड्रो से, और हम उससे ले सकते हैं और यहाँ से भी चीजें जा सकती हैं। ये एक रूट है जो दिहाइयों से रुका हुआ है। अब सी पैक का जो बुनियादी मंसूबा है, आप सी पैक कहिए या BRI, ये है ही ये कि सेंट्रल एशिया को आपने कनेक्ट करना है। वो कब हो सकता है? जबकि वहां पे अमन होगा और हमारी नीयत जो है वो बिल्कुल सीधी हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम किस किस को खुश रखना चाहते हैं, और सबसे पहले हमारी नजर में पाकिस्तान का मफाद है या किसी और मुल्क का। इससे तय होगा कि हम सी पैक में कितने संजीदा। तो गजनवी साहब, हमें संजीदा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड और इसके साथ साथ सी पैक और ये सेंट्रल एशियन रूट्स जो हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बातें ब्लॉक्स की भी हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं बनेगा। ये तमाम बातें इससे जुड़ी हैं कि अफगानिस्तान में आइंदा चंद हफ्तों में, चंद महीनों में क्या सिचुएशन होती है। अगर वहाँ पर पीस होगा तो उसके इफेक्ट्स पूरे रीजन पर पड़ेंगे। अब ये भी बात की जा रही है कि SCO के इस दफा मेन जो फोकस है वो भी ताजिकिस्तान ही है। तो इस पर कुछ अगर आप समरी करें कि किस तरह से अफगानिस्तान को इससे जोड़ा जा रहा है और फिर अफगानिस्तान के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की ये सारा खित्ता जो है इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ न सिर्फ देख रहा है, बल्कि ये एक दूसरे की तरफ भी देख रहे हैं, और मुलाकातें हो रही हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लोग आपस में इस बारे में मुसलसल बात कर रहे हैं खित्ते के ममालिक को। जो आपने इशारा किया सेंट्रल एशिया, यानी उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान, ये ममालिक हैं, रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये वो ममालिक हैं जो बिल्कुल इसके साथ जुड़े हुए हैं, आसपास हैं इसके। तो इन ममालिक का बुनियादी कंसर्न क्या है कि जब यहाँ पर अफगानिस्तान में पीस होता है तो ट्रेड होता है, ट्रांजिट होती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर रेफ्यूजीज मुल्कों में उबलना शुरू हो जाए और अफगानिस्तान उगलना शुरू कर दे महाजरों को, तो एक नया मसला खड़ा हो जाता है, और फिर उसके लिए बेपनाह रिसोर्सेज दरकार होते हैं जो ममालिक के पास उस तरह नहीं है। आप तो जानते हैं, पहले हमारे पास भी कितने रेफ्यूजीज हैं, ईरान के पास भी हैं, और भी जगह डिस्टर्ब होती है। तो मुल्कों का कंसर्न बेसिक ये है कि पीस हो और हमारे ममालिक में ना तो लोग आए। अच्छा, तीसरी सबसे अहम बात जो है, तो चीन का भी सबसे बड़ा कंसर्न है, हमारा भी है TTP के हवाले से, वो है यहाँ उनकी जमीन इस्तेमाल न हो तखरीबकारी के लिए और दहशतगर्दी के लिए खित्ते के ममालिक में। तो ये कुछ 2-3 मरकजी निकात हैं जिनके लिए अमन बहुत जरूरी है। अच्छा, अफगानिस्तान में इस वक्त हम सबके अंदाजों के बरक्स, यानी मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरी भी, हम समझते थे कि वहां पर कत्लो गारत होगी, वहां पर एक बाजार गर्म होगा, मैस स्केल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अशरफ गनी साहब वहां से जो भी हुआ वो कोलैप्स कर गया सारा कुछ। आपको पता है ना, आजकल ब्लिंकन जो है वजीर खारजा, उनको कांग्रेस बुला के पूछ रही है कि भैया वहां पर हुआ क्या, आप लोग किस तरह, क्या वहां फौज छोड़कर आए थे, खुद किस तरह आप भागे हैं। तो ये तो बड़ी हमारी हमें खिदमत उठाना पड़ी है इंटरनेशनली। तो वो आजकल जवाब दे रहे हैं कि जी हुआ ये कि वो अशरफ गनी भाग गया, मुआहदा तो ये था कि वो दाखिल नहीं होंगे तालिबान, ये उनके साथ मुआहदा था कि वो काबुल से बाहर रहेंगे 15 दिन और नेगोशिएशन होंगी, लेकिन वही भाग गए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जिम्नी बात बीच में आ गई। पीस, अफगानिस्तान का जो पीस है ना जी, आप यानी हैरान होंगे कि इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी के अच्छे खासे माकूल हालात, जो हम समझ रहे थे ना किश्तो खून का बाजार गर्म होगा, वो नहीं हुआ। इस वक्त अफगानिस्तान का मसला नंबर 1 जो है वो वहां की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, यानी वहां पर खाना ही नहीं, वहां पे फूड शॉर्टेजेस हो गई हैं और बड़ी शदीद उभरती जा रही हैं, है फैमिन है, ड्राउट है, तो इस तरफ जा रहा है। मेरा ख्याल है पहली जरूरत इस वक्त अफगानिस्तान को और अफगान आवाम को ये है कि उनके लिए फूड का बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल ठीक। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो पूरे किए जाएं और इसके लिए खित्ते के ममालिक को भी प्ले करना पड़ेगा। लेकिन बट साहब, वहीं पर जो पीस की इन्होंने बात की, वो पीस ना सिर्फ कंट्रीज में सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि फ्यूचर में अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। हमाद गजनवी साहब, आपका शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेनी है जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे एक ऐसी शर्ट के हवाले से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और वो है नंबर 10 शर्ट, जो कि शाहिद आफरीदी पहनते रहे अपने 23 साल से ज़्यादा के करियर में, और बड़े बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। और अब वो शर्ट जो है वो उन्होंने नाम कर दी है
शाहीन शाह अफरीदी के। बिल्कुल, और इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। दोनों अफरीदीज़ के फैंस जो हैं वो खुश भी हो रहे हैं और एक कनेक्शन जो बिल्ड हुआ उसके ऊपर भी लोग जो है वो हैरान भी हैं, खुश भी हैं, परेशान भी हैं। सो कंग्रेचुलेशन टू शाहीन अफरीदी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि लेजेंड क्रिकेटर जो हैं वो पास ऑन करें। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है जी। उसके साथ साथ ही अहम इशू पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज 18 साल बाद न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना पहला वनडे खेलेगी। 18 साल तवील इंतज़ार किया पाकिस्तान के शायकीन ने, क्योंकि बहुत से इशूज़ थे इस दरमियान में। टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है और अब हम देख रहे हैं कि आज पहला मैच होगा रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। जी, 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में। एक्साइटमेंट जो है वो कहते हैं ना, जैसे एक्साइटमेंट इन द एयर, वो फील की जा रही है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब मौजूद हैं। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस आज पहला खेला जाएगा, कैसा देख रहे हैं आप इस सीरीज को? ये खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि 18 साल के बाद ये टीम पाकिस्तान आई है और यहाँ पर सीरीज खेलेगी जिसमें 3 वनडे हैं, 5 T20 मैचेज हैं। तो T20 वनडे सीरीज में जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि अब ये जो 3 मैच है ये वर्ल्ड कप सुपर लीग में शुमार नहीं होंगे। हमारे यहाँ DRS नहीं है, तो जिसकी वजह से अब ये सादा से मैच है मुल्कों के बीच में, तो ये एक चीज है। और जो अच्छी बात है इसमें वो ये कि पाकिस्तान ने नए लोगों को इसमें चांस दिया है। इसमें मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम, शाहनवाज मौजूद है। तो ये 4 नए नाम हैं जिनमें से कैप मिल सकती है कभी। तो ये खुशी की बात है। और वर्ल्ड कप T20 से पहले ये जो सीरीज है ये काफी अहमियत की हामिल है। अगर तो इसमें पाकिस्तान तो अपना अच्छा पूरा स्क्वाड खिला रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के 8 बड़े खिलाड़ी भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये बात समझ से बड़ी बाहर है कि वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े इवेंट से पहले न्यूजीलैंड ने अपनी बी टीम यहाँ भेजी है और ये मौका जो है ना वो ऐसे ही है कि जैसे। हाशमी साहब, इसकी वजह क्या लगती है आपको कि न्यूजीलैंड ऐसा क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तो अगर कोई सीरीज हो तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये इसके फैसले के पीछे वो क्या वजह नजर आती है? बता रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है जैसे कैरी पेटर का दौर लौटा है कि लोग जो है वो पैसे की प्रेफरेंस ले रहे हैं। ये 8 खिलाड़ी जो हैं वो रिलीज हुए हैं न्यूजीलैंड बोर्ड की तरफ से IPL खेलने के लिए। तो ये इन लोगों ने IPL को प्रेफरेंस दी है इस सीरीज की बजाय। तो इसको हम मॉरली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कह सकते, उनकी मर्जी टीम को आए। लेकिन ये है कि ICC को इसका नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह से अगर यही ट्रेंड चलता रहा और यही चाल रही तब चाल हो जाएगी तो हर कोई प्लेयर भी वही कहेगा कि IPL हम खेलेंगे। पाकिस्तान में अभी देखिए आमिर ने जो कल उसका बयान दिया है कितना अफसोसनाक है। वो भी कहता है कि मैं 2.5 लाख के लिए क्रिकेट बोर्ड का मोहताज हूँ, मैं क्यों ये साइन करूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ। ये इस तरह की बातें हैं और ये सारी लीग क्रिकेट की वजह से है ना। वहाँ 4 ओवर फेंकते हैं, करोड़ों के मार्क्स में घर आ जाते हैं। जी, तो ये एक है थोड़ा सा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे दोनों टीम्स के हवाले से। देखना होगा ICC को भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंस उस वक्त ज्यादा इख्तियार कर जाता अगर ये उन्हीं वर्ल्ड कप सुपर लीग के लिए ही मैचेस होते और बी टीम आती। लेकिन हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में मौजूद है। हम ये सोचें कि हमने नए प्लेयर्स को मौका दिया, उन्होंने भी नए प्लेयर्स को मौका दिया। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है कि आज मैच होने जा रहा है जी। और रोजीना अली हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। रोजीना, आप बताइएगा कैसे तैयारियां हैं ग्राउंड के हवाले से, जो शायकीन आने जा रहे हैं 25% शायकीन के हवाले से कुछ डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे पहली बात यह है कि 18 साल बाद एक बार फिर ये मौका आया है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। 2003 में आखिरी बार न्यूजीलैंड ने यहाँ का दौरा किया था और जब दोनों टीमों के माबैन सीरीज़ खेली गई थी वनडे इंटरनेशनल, और पीछे जो तीनों सीरीज़ हुई हैं अब तक यहाँ पर पाकिस्तान को कामयाबी भी उसमें मिली है। और अब आज फिर दोनों टीमें एक बार फिर जो है आमने सामने होने जा रही हैं। 25% शायकीन क्रिकेट को इजाज़त तो है, लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए लाजमी होगा कि वो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ लाएँ। अगर उनके पास कोरोना से मुतालिक जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है अगर वो नहीं होगा तो उन्हें स्टेडियम में अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अंदर जो स्टेडियम इतना ज़्यादा उसको पुररौनक बनाने के लिए इजाज़त दी गई है शायकीन को, तो वहीं पर स्टेडियम अंदर बहुत ज़्यादा उसमें रंगों की बहार भी आई हुई है। स्टेडियम अंदर से बहुत उसमें तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, बहुत खूबसूरत और पहले की बनिस्बत और ज़्यादा मजीद स्टेडियम खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा स्टेडियम तैयार किया गया है और खुशामदीद कहा जा रहा है ना सिर्फ शायद बल्कि दोनों टीम्स को भी जो अब 18 साल के बाद पाकिस्तान के ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। हमें एक ब्रेक लेने जी, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर जा चुका है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत जा चुकी हैं और इसके साथ साथ जो महंगो डबल फिगर्स पर है मुसलसल कई माह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से आवाम परेशान है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ उन पर पड़ चुका है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया और ये जुमला बोलते हुए यकीन जानिए कि 100 ख्याल जो हैं वो हर चीज़ सस्ती होगी वो तो मरीज महंगी हो रही है। ऊपर से ये लॉकडाउन का भी उन्होंने 2 छुट्टियाँ कर दी हैं। जो आदमी रोज़ कमाने वाला वो तो गरीब मरी है। जेब का क्या बोझ बोलता है, 18,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें पेट्रोल डलवाएं 100 का तो रोज़ाना पेट्रोल लग जाता है। पहले तो आने जाने में 100 का लग जाता था, अभी तो आप बताइए 124 रुपये हो गया। इसमें कहाँ गुजारा होगा? पेट्रोल महंगा होने से तकरीबन पेट्रोल की तमाम मसनूआत पर असर पड़ता है, तमाम कारोबार पर असर पड़ता है। फॉर्म से लेके हमारे जो फील्ड से जितने रिलेटेड फॉर्म से ताल्लुकात है पेट्रोल के, तमाम पे असर पड़ता है। हर चीज़ पे महंगाई होती है, किराए पे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत है जो ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इसके हिसाब से किराए भी ज़्यादा हो चुके हैं। हम जैसे गरीब लोग हैं, ये अफोर्ड करना इतना खर्चा नामुमकिन है। पहले 1 रुपया बढ़ा था, फिर और ज़्यादा बढ़ा दिया। महंगाई अब ज़्यादा हो गई है, तेल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। किराए वाले भी किराया ज़्यादा लेंगे, जो गाड़ी चला रहा है उसको भी तेल महंगा मिलेगा। कंटेनर पे खड़े हो गए तो ऐसे कर रहा था कि जैसे इसने आते ही कोई चिराग रगड़ना है और पाकिस्तान को सीधा कर देना। अब देख के जा रहे हैं कि कैसे महंगाई बढ़ रही है आस्ता आस्ता। हुकूमत तो बोल रही है हर चीज़। तो चिराग तो कोई नहीं था, ये तो साबित हो गया 3 साल में। और जो सिचुएशन है, आवाम कितनी परेशान है, ये भी आपने देखा। अब हम बात करेंगे, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ाई गई हैं, उसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है और फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो कि कैरेज होती है वो भी महंगी हो जाती है। इसकी वजह से किराए बढ़ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि सूरत हाल इस वक्त क्या है और क्या तासुरात हैं जो इससे एसोसिएशन से रिलेटेड लोग हैं। राना असलम साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारे साथ हैं और इनके साथ इरशाद बुखारी साहब जो कि सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं। तो सबसे पहले राना असलम साहब की तरफ करेंगे। राना असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जो इस वक्त सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत तारीख की बुलंद सतह पर हैं, क्या रद्दमल है आपकी एसोसिएशन का? किस तरह से देखते हैं इस फैसले को और क्या करने जा रहे हैं आप? शुक्रिया 24 का कि हमेशा ही ट्रांसपोर्ट की आवाज़ बनते हैं। देखिए जी, ट्रांसपोर्ट की हालात तो पहले ही बहुत बुरे हैं। 3 साल से जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, हम किसी को सियासी लोग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने तो ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल जो है वो पहिया रोक दिया है। लोग जो इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाला अदारा है ट्रांसपोर्ट के, चलते फिरते जो इनको रोड यूज करता है तो उसका भी टैक्स देता है। गाड़ियां चलती हैं दिन रात, उनका टैक्स हम देते हैं। तो इतना बड़ा हम रेवेन्यू देते हैं, उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट की कोई बात नहीं सुनी जा रही। ये तो डीजल की बात आपने की, 5 रुपए बढ़ा है, ये तो हर 15 दिन के बाद बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो हमारे मामलात हैं, जैसे टायर है, दूसरे स्पेयर पार्ट हैं, दूसरी चीजें हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। लोग मतलब इनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। जो 50,000 रुपए की जोड़ी टायर की थी वो 1 लाख रुपए की हो गई है। तो क्या कोई पूछने वाला है? जैसे आटा, चीनी या सब्जियों के भाव तो रोज पूछे जाते हैं। तो ये इतना बड़ा सेक्टर है जो टायर बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। वो जो 50 से 60,000 रुपए की एक जोड़ी टायर की थी, बिल्कुल सही। राना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें ही इफेक्ट नहीं करती, बाकी चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर ये सारी चीज एक्सपेंसिव हो जाती है, जो कि इस सेक्टर को बुरी तरह से तबाह कर रही है। हम रुक करेंगे इरशाद बुखारी साहब की तरफ। बुखारी साहब, ट्रांसपोर्ट के किराए गवर्नमेंट तय कर देती है, निर्फनामा भी जारी कर दिया जाता है उसका। क्या पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है और फिर आपका इस पे क्या रद्द अमल है जो कीमतें बढ़ा दी जा रही हैं हर 15 दिन के बाद? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं अपने भाई राना असलम साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने सारी गुफ्तगू ट्रांसपोर्ट की है और सारे पार टायर सब की बात की है। सूरत हाल ये है कि ये अभी रिसेंटली 5-5 रुपए बढ़ा दिए हैं डीजल पे और उस पे पेट्रोल पे। सीएनजी हमारी बसें आधी से ज़्यादा सीएनजी पे चलती हैं। 123 रुपए से बढ़ के 1 महीने के अंदर 180 रुपए पे चली गई सीएनजी। अब आप बताएं कि हम किधर जाएं? एक तो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो खैर पूरे मुल्क में है, लेकिन अब ये जो कीमतें बढ़नी है जैसे बताया गया, और बात भी यही है कि सारा बोझ अवाम पे पड़ता है। अगर आप हम फौरी तौर पे जिन्होंने जो इंक्रीज की है कीमतें, इनको अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें जी, हमें किराया दिया जाए, तो किराया तो पहले ही हालात ऐसे हैं, लोग मर रहे हैं, हम उनका मुतालबा फिलहाल नहीं कर रहे हैं किराया बढ़ाने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। हमारी ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, क्या गुड ट्रांसपोर्ट, क्या पैसेंजर व्हीकल,
हम एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए भी मजबूर है, पाबंदियां, हमारी इंटरसिटी इंटर प्रोविंशियल गाड़ियां खड़ी हैं, शहर की गाड़ियां खड़ी हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि हमारी गाड़ियां कबाड़े में जा रही हैं, हम बेच रहे हैं गाड़ियां, हम इस कारोबार से अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। बहुत परेशानी है जी। इरशाद बुखारी साहब और राना असलम साहब, आपका शुक्रिया और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि वाकई ये जो तमाम एसोसिएशन है बहुत मुतासिर हो रही है, उसकी वजह से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं, जिसको फौरी तौर पर देखना होगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल, हर सेक्टर परेशान है। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे या कहाँ आए हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और फिर नून लीग, और उसके साथ साथ एक और अपोजिशन जो कि बड़ी फाल है, वो है पीपल्स पार्टी। वक्त हुकूमत के खिलाफ बात बहुत की जा रही है, लेकिन तहरीक कोई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि ओवरऑल सिचुएशन खासी गवर्नमेंट के लिए अभी मुझे सेफ नज़र आ रही है। बिल्कुल सेफ नज़र आ रही है, लेकिन वहीं पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो महंगाई की बात भी करते हैं, जिस पर आज हम बात भी करेंगे। मरियम नवाज तंजीम साजी में मुख्तलिफ बयान देती हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब थोड़े एक्टिव नज़र आते हैं। वो एक्टिव इस तरह से नज़र आते हैं कि दौरे पर जाते हैं और फिर अफसरान को मुअत्तल करके आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि इससे गवर्नेंस हो गई है, हालात बेहतर हो गए हैं, आवाम को सुकून मिल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अंजुम साहब, अपोजिशन जो है वो एक तरफ एक बड़ी पार्टी तंजीम साजी के लिए एक्टिव है, जिसपे वो यही यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि कोई शीन लीग नहीं है, कोई मीम लीग नहीं है, ये कंबाइन एक अंडर वन अम्ब्रेला हो रहा है, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मैं, हम सब एक ही हैं। ये बार बार क्यों यकीन दहानी करानी पड़ती है? इसके बावजूद ये भी ऐड करेंगे शहबाज शरीफ तंजीम साजी में शामिल भी नहीं थे, हमजा भी नहीं थे। हाँ। अच्छा, नहीं, अब तक मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी एक कन्फ्यूजन का शिकार है कि उसने अगले इलेक्शन में जो 2023 में होने हैं वो किस बयानिए के साथ जाना है, क्योंकि दो बयानिए वहाँ पे मौजूद हैं और पार्टी दोनों बयानियों को अभी जिंदा रखना चाहती है, और अभी तक पार्टी ने ये फैसला नहीं किया कि किस बयानिए को रिजेक्ट किया जाए, किस बयानिए को मुस्तरद किया जाए और किस बयानिए को अपनाया जाए। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ जो है वो अभी तक डटे हुए हैं कि पाकिस्तान की वो फौज के खिलाफ बयानात दे के और पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर वो अगला वो इलेक्शन जीत सकते हैं और फिर एक आइंदा एक मौसर गवर्नमेंट भी कायम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर जो अरकान असेंबली हैं उनकी बड़ी अक्सरियत का और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ यह है कि अगर फ़ौज के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी की गई तो अगला इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो अगर इलेक्शन जीतने के इम्कान खत्म हुए तो पार्टी में जो इलेक्टेबल हैं, जो अरकान असेंबली हैं, वो पार्टी को छोड़ के भाग जाएंगे और पार्टी टूट जाएगी, और अगले इलेक्शन तो जीतना क्या, पार्टी को कायम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जहाँ पर शहबाज शरीफ जाते हैं वहाँ पर मरीम नवाज आपको नजर नहीं आती है, जहाँ पर मरीम नवाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने, बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पर मरीम नवाज आती है वहाँ पर शहबाज नजर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि वो दोनों बयानिए को अभी मर्ज नहीं करना चाहते, खत्म नहीं करना चाहते। नुकसान नहीं होगा नून लीग को? क्या लग रहा है आपको? मजीद कंफ्यूजन हो गई ना? नहीं, अभी क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2 साल इलेक्शन में मौजूद हैं और नवाज शरीफ जो है वो इसका जायजा ले रहे हैं कि क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत जल्दी है उनको, और वो किसी भी बयानी पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, और लेकिन इलेक्शन के नताइज क्या होंगे ये पार्टी को फैसला करना है। और लेकिन वो नवाज शरीफ अपना बयानी पे डटे हुए हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ के बयानी को भी मुस्तरद नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि शहबाज भी बात ठीक कर रहे हैं कि अगर अरकान असेंबली और इलेक्टेबल भाग गए तो पार्टी टूट जाएगी। तो इसलिए वो दोनों के दरमियान अभी तवाजुन रखे हुए हैं, अभी उन्हें फैसला करना है, उनके पास टाइम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी स्कीम के तहत किया जा रहा है कि जहाँ मरियम है वहाँ शहबाज नहीं है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब है वहाँ पे मरियम नहीं है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे ऑपोजिशन भी एक दूसरे के सामने आमने नजर आती है, वहीं पर एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ पे ऑपोजिशन अब बात करना शुरू होगी। जैसे कल मरियम साहबा ने भी इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने भी कहा कि कौम के अच्छे दिन कम आएंगे, पेट्रोल भी महंगा हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, हुकूमत से चीज़ें संभल ही नहीं पा रही। देखिए, महंगाई जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के जो है वो 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके पास पाँव में जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, और आवाम की बड़ी तादाद जो है
वो पेट भर के खाना नहीं खा पा रही। ये मैं एक नेशनल टेलीविजन पे पाकिस्तान के एक बड़े नेटवर्क पे लोगों के सामने एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पेट भर के खाना नहीं खा पा रही है। उनके पास कपड़े और ज़िंदगी गुजारने के जो लवाजमात जो है वो बहुत कम हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी अजियतनाक हो चुकी है, बहुत तकलीफ में है। और ऐसे में बिलावल जो है वो उन्होंने जो नारा लगाया है उससे लगता ही है कि वो महंगाई के खिलाफ आवाम को सड़कों पर ला सकते हैं। आप ये कह रहे हैं सड़कों पर ला सकते हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है डॉलर की, पेट्रोल की, मसनूआत की, फूड की, हर चीज आपको पता है, हम सबको पता है, बहुत महंगाई मातम हो रहा है जी, बहुत लोग परेशान है। तो फिर ये क्यों नहीं लीड कर पा रहे हैं ऑपोजिशन, क्यों नहीं निकाल पा रही लोगों को बाहर निकालें, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें, जलसे करें लोगों को महंगाई के खिलाफ स्पेसिफिकली? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि अगर बिलावल लीड करें महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ तो लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन बिलावल को सड़कों पे लाने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो इक़्तिदार में आके महंगाई कैसे खत्म करेंगे। उन्हें कोई अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, उन्हें कोई सबको पता है कि बताया तो खान साहब ने भी कंटेनर पर चढ़कर बहुत कुछ था, वो चाहे सिविल नाफरमानी के हवाले से था या पेट्रोल की कीमत को चीड़ फाड़ के दिखाया था। हुआ क्या उनके दौरे हुकूमत में 3 साल के बाद? हालात आपके सामने ही है। लेकिन तो बताने से क्या अब आवाम फिर से ट्रस्ट करना शुरू कर देगी किसी और हुक्मरान के ऊपर? आवाम ट्रस्ट करेगी अगर बिलावल लोगों के सामने आए और अल्टरनेटिव पेश करें और बताएं कि मैं महंगाई खत्म करके गुर्बत और बेरोजगारी को किस तरह से खत्म करूंगा। और अगर वो आवाम को यकीन दिलाएं तो मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। वही ना बात है अंजुम साहब, निकल नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में आग लग जाएगी अगर लोग कन्विंस बात ये ना अगर की बात हो रही है। मसला ये कि नहीं निकाल रहे, ना नून लीग निकाल रही, ना पीपल्स पार्टी, ना मौलाना साहब निकाल नहीं पा रहा लोगों को, क्योंकि खुद ही ये इनकी डायरेक्शन सेट नहीं है। जो आप कह रहे हैं निकाल नहीं पा रही, इसका एक मतलब तो ये भी है, मैं कोई मतलब नहीं निकाल रहा, मैं आपकी बात को इंटरप्रेट कर रहा हूं कि क्या इनके पास या तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं इस वक्त कि ये आवाम के सामने पेश करें, और अगर अल्टरनेटिव है तो ये समझते हैं कि ये सही टाइम नहीं है मे बी कि अगले इलेक्शन के थोड़ा करीब। फिर बात वही हुई ना कि आपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखे, सही टाइम नहीं देखा, आवाम इस पर पिस रही है। 124 रुपए पेट्रोल हो चुका है, डॉलर महंगा तरीन हो चुका है, आप कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन अगर आवाम सड़कों पे आ गए तो मुल्क में आग लग जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो बिलावल के और के बस की अगर बात नहीं है तो बिलावल कैसे लोग ऐसे आते हैं? लेकिन अंजुम साहब कहीं पर मुझे आवाम भी उस तरह से मोटिवेटेड नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा अभी मैं और अबू सर ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे, आज से कुछ साल पहले 10 साल पहले कह लें, 15 साल पहले कह लें, आवाम कैसे महंगाई के खिलाफ खुद सड़कों पर निकल आया करती थी। अभी ऐसा लगता है कि आवाम का गुस्सा सोशल मीडिया के ऊपर तो है, लेकिन पार्टी एफिलिएशन भी नहीं है उस तरह से आवाम की, ना ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हुकूमत के सामने। क्या चाहिए उनको? पार्टी एफिलिएशन आज बन जाएगी अगर आज बिलावल जो पंजाब में आके महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान करें और ये अल्टरनेटिव दें और मुतबादल बताएं कि वो महंगाई कैसे खत्म करें। अच्छा, एक मामला तो वो चंद दिनों में हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल, चंद दिन है, आए तो सही, इशू बहुत बड़े हैं, तो चंद दिनों में ये मामला अगर कर लें तो अपोजिशन को बड़ा फायदा होगा। लेकिन दूसरी जानिब चंद दिनों में एक और चीज़ बड़ी नजर आई है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, वो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उस्मान बोजदार साहब खास से एक्टिव हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो महंगाई के लिए क्या कर पाएंगे, लेकिन वो ये तो कर रहे हैं जो पहले भी हमने बहुत देखा मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में कि मुअत्तल कर रहे हैं। कल उन्होंने 15 से ज़्यादा अफसर सरकोर और समड़ियाल में मुअत्तल कर दिए, दौरे वो हर तहसील और ज़िले के कर रहे हैं, और वो स्टाइल वही है कि जाके मुअत्तल कर दो लोगों को और उसके बाद वो फिर जो कंटोनमेंट बोर्ड के बाद ना कंटोनमेंट बोर्ड के बाद एक डर बैठ गया है। अब हर कोई जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है कि देखिए एक तो क्या कंटोनमेंट बोर्ड में इनको जो डिफीट हुई है वो एक बहुत बड़ा पंच लगा है इनके सर के ऊपर, तो इनको थोड़ी सी होश आई है। लेकिन ये फैक्ट है कि पंजाब में डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा, पंजाब में लोगों के काम नहीं हो रहे, पंजाब में चीजें आगे नहीं बढ़ रही, लोगों को जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं कि उनकी सड़कें, उनकी गलियां, उनकी सफाई, उनका सीवरेज, ये तक के मसले हल नहीं हो रहे। सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कों की मुरम्मत नहीं हो पा रही। जो बुज़दार हुकूमत के बारे में मायूसी है ये उसके तदारुक के लिए सड़कों पे निकले हैं और ये खड़े खड़े लोगों को मुअत्तल करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम के लिए जो है वो बहुत एक्टिव हैं और गवर्नेंस बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नेंस पे लोगों की जो है बहुत शिकायत हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों को सहूलतें नहीं मिल रही, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो ये बुज़दार साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तासुर दे सके अपने वोटर को
कि वो एक्टिव हैं और वो गवर्नेंस को बेहतर बना रहे हैं और लोगों को सहूलतें देंगे, लेकिन अब यहाँ कितने कामयाब होते हैं ये तो लेकिन अनिल साहब, मौतली के बजाय अगर फोकस कर दिया जाए गवर्नेंस के ऊपर, कीमतें कंट्रोल करने के ऊपर, एक तो कीमतें वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा गिरा फरोशी बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी मर्जी से कीमतें ले रहे हैं, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई टीमें नज़र नहीं आती, उनके ऊपर भी फोकस कर लेना तो अच्छे खासे ये पजीराई हासिल कर लेंगे। ये मौतली जो है ये एक्चुअली गवर्नेंस को बेहतर बनाने का ही एक पुराना तरीकाकार है और आवाम को समझाने का तरीकाकार है कि देखो हम काम कर रहे हैं, हम गवर्नेंस बेहतर कर रहे हैं, हम जो काम नहीं करते उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हाँ। और हम काम करना चाहते हैं, हम काम को आगे लेके जाएंगे। ये उसका एक तरीका है कि और अगर खुद काम नहीं कर रहे तो उनको कौन पूछेगा? काम ना करने की वजूहत तो बहुत सारी है और उनकी अपनी जाती नाहली भी एक हिस्सा है। नहीं अंजुम साहब क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं इतना काम करते हैं कि आवाम को सिर्फ नजर नहीं आता, अदरवाइज तो वो बड़े अहल तरीन है, जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसे काम का क्या फायदा जो नजर नहीं आता? भाई काम तो वो है जो नजर आए, काम तो वो है जो मुझे तो नजर आनी चाहिए ना। ये अगर ऐसी सहूलत जो मुझे मिले और मुझे फील ना हो, सहूलत का क्या फायदा? सहूलत तो वही जिसका मुझे पता हो कि सहूलत मुझे मिली है। तो इनको काम को करना पड़ेगा, इनको बाहर आना पड़ेगा। मैं ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन बुज़दार साहब फिलहाल ऐसे काम चला रहे हैं और वो उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी ऐलान कर दिया है कि मैं हर जिला हर तहसील में जाऊंगा और जाकर वहाँ पर लोगों को मुअत्तल करूंगा। जो काम नहीं करेगा तो उनके मुताबिक तो फिलहाल ऐसे ही काम चलेगा। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें आप छोटा छोटा इंसानियत का कोई काम करते हैं तो ये याद आता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। और ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई जिसमें रहमदिल खातून ने तितली का टूटा हुआ पर जो है वो जोड़ दिया। बिल्कुल। और ये वीडियो वायरल हुई है क्योंकि इसमें एक बेहतरीन काम करते हुए खातून को दिखाया गया है, मुजाहरा करते हुए। ये जो खातून है जिन्होंने तितली का टूटा हुआ पर जोड़ा है, वो उसे परवाज़ के काबिल भी उसको फिर उन्होंने बना दिया। और इसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो लोग हैरान भी हुए कि आखिर उन्होंने इतना बारीक काम कैसे कर लिया। जबकि खातून ने यह भी कहा कि उन्होंने तितली का नाम भी एक रख दिया है और बायोनिक तितली कहा है उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि तितली पर टूटने के बाद परेशान थी, पड़पड़ा रही थी और वो उड़ नहीं पा रही थी, तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प की और उसको ज़िंदगी बेसिकली वापस दी है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि के पर दिन ब दिन झड़ते जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा और ये सोचकर उन्होंने आइडिया एक सोचा कि एक दुकान पर गई, वहाँ से पंख ढूंढे और फिर तितली के परों का साइज़ लिया और देखिए कितनी बारीकी से उन्होंने काम किया और फिर उसको उस पर के साथ जोड़ दिया। और वो तितली अब आप देख सकते हैं कि कैसे वो उड़ रही है। और सिर्फ उन्होंने उसको जोड़ा ही नहीं बल्कि उसको कहीं ना कहीं उसकी डिज़ाइन के साथ मैच करके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग भी कर दी है। बहुत ज़बरदस्त बात है, काफ़ी अप्रिशिएट इसमें। और मेरे ख्याल में इसमें ज़बरदस्त अच्छी बात यह है कि आप तारीफ़ तो ऐसे कामों की करते हैं, लेकिन ये आइडिया अगर मैं फॉर इंस्टेंस अपनी बात करूँ कि अगर मैं किसी तितली को ऐसे देखूंगा तो मैं शायद ऐसा काम ना करना सोचूं भी ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन ये आइडिया कि उन्होंने ऐसा काम किया, ये बेहतरीन मिसाल है इंसानियत की। और इसलिए ये अच्छे लोग दुनिया में जो मौजूद हैं उसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे अच्छे काम देखते हैं और फिर दुनिया में हम ये देखते हैं कि ऐसे ही लोगों की वजह से बेहतरी आती है। अब आपने एक तितली को बचाया है, उसकी ज़िंदगी बचाई है और इसी तरह आप अपने एंड पर कोई ऐसे काम करते रहें तो फिर मेरे ख्याल में ओवरऑल माशरे में आप अपने जैसे होता है अपने हिस्से की शमा जलाते रहो तो माशरा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल जी, हो जाता है। और वहीं पर जहाँ आप अच्छे काम करते रहते हैं और चैरिटी भी करते रहते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं। मशहूर अमरीकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले के बाल 12 जी। एल्विस प्रेस्ले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त शुरा फाक सिंगर रहे हैं और अमेरिकी गुलकार हैं जिनके हवाले से लोग उनको अभी भी पसंद करते हैं। उनके गाने जो हैं, उनका हेयर स्टाइल पसंद करते थे और हेयर स्टाइल बिल्कुल कॉपी भी इसलिए किया जाता था क्योंकि ये जो प्रेस्ले हैं ये उस दौर के हैं जब नया जो है ना ट्रेंड आता था और फैशन की तरफ लोग जा रहे थे। तो फिर चूँकि उनके बालों का वैसे आपने जिक्र किया कि ट्रेंड था तो फिर बाल जिसके हाथ लगे तो वो फिर 7-25,000 डॉलर में फरोख्त हैं, जो कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं जी? 12 करोड़ 22 लाख। नहीं ज़्यादा, एक बालों 12 करोड़ गुच्छा जो है वो उन्होंने नीलाम किया और फिर लॉस एंजलिस में ये नीलामी हुई और फिर जिसने वो लिए वो तो ऑब्वियसली खुश हो गया। लेकिन आप सोचें कि इतने महंगे, इसके साथ कई दस्तावेजात और तस्दीकी असनाद भी हैं जो साबित करते हैं कि 12 करोड़ अगर लगाने हैं तो प्रेस्ले के बाल होने भी चाहिए ना। ये ना एल्विस प्रेस्ले के बाल कहकर 12 करोड़ भी हथियार हैं तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन
और जब वो प्रॉपर तरीके से जब जो ऑक्शन होती है उसमें ये मामला हुआ है। हाँ। और फिर ये भी बात है कि जब गुलकार जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं उनके ज़ाती हजाम की बात करें तो उनके पास ये बाल महफूज थे, जिसने 20 साल से ज़्यादा अरसे तक इस मशहूर अमरीकी गुलकार के बाल काटे और फिर उन्होंने इसको सेव भी कर लिया। बिल्कुल सेव कर लिया और फिर नीलाम कर दिया और अच्छे खासे ठीक ठाक पैसों में वो नीलाम भी हुआ है। फिलहाल हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की तारीख के हवाले से आज एक अहम दिन, क्योंकि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार उस्ताद अमानत अली उनकी आज 47वीं बरसी है और उस तरीक को हमसे पिछले 47 बरस बीत गए, लेकिन मेरे ख्याल में आज भी जो उनकी गायकी का तर्ज था वो दिलों में याद रखा जा रहा है और उनके गाए हुए गाने आज भी समातों में रस खोलते हैं। उस्ताद अमानत अली 1922 में पैदा हुए। उस्ताद अमानत अली का ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर क्लासिकल पटियाला घराने से था और उस्ताद अमानत अली ने क्लासिकल गायकी की तालीम अपने वालिद अख्तर हुसैन से हासिल की थी। अमानत अली खान ने अपने भाई उस्ताद फ़तेह अली खान से मिलकर ख्याल और तराना की गायकी को मकबूल बनाया और इसके साथ साथ अमानत अली खान ने गज़लों और गीतों में क्लासिकल रंग भी डालकर गज़ल की गायकी को मुनफरिद बनाया। उस्ताद अमानत अली को फ़न मौसीकी की हर सनफ़ पर अबूर हासिल था। पटियाला घराने का खूबसूरत गुलकार 17 सितंबर 1974 को सिर्फ 52 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले और उनके जो फर्जंद हैं आज भी उनका नाम रोशन कर रहे हैं। शफ़क़त अमानत अली और उनके भाई जो थे वो तो अलबत्ता दुनिया से चले गए जल्द, लेकिन ये है कि उनका घराना जो है वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात सर अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, और आज भी उनकी कमी को महसूस किया जाता है, लेकिन फैंस के दिलों में वो जिंदा हैं। और इसके साथ साथ ही आज हमने जिस तरह से बात की थी कि एल्विस प्रेस्ले के बाल बहुत महंगे जो फ़रोख्त हो रहे हैं और उनकी ऑक्शन के हवाले से, तो एक और मामला जिस पर आपको बताते हैं कि मुग़ल बादशाहों जो कि वैसे भी बड़े फेमस रहे हैं, उनके दौर की ऐनकें उनकी कीमत 49 करोड़ रुपये लगा दी गई है और ये स्मार्ट ग्लासेस थी जो कि अपनी जगह लेकिन ज़मर्द और हीरो से बनी 17वीं सदी की कदीम ग्लासेस के तौर पर रखी गई थी। बिल्कुल, और इन ग्लासेस के जोड़े के अगले माह लाखों डॉलर्स में नीलामी मतवक्की है। इन कीमती ऐनकों का ताल्लुक असल में मुगलिया सनत के शाही ख़ानदानों से है जो कभी बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत किया करते थे। इन चश्मों यानी कि इन ग्लासेस को जो आप देख भी सकते हैं खसूसी तौर पर बुरी नज़र से बचने और जहन को खोलने की मदद के लिए भी डिज़ाइन किया जाता था। ना सिर्फ आपकी आई साइट के लिए होते थे ये, बल्कि उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता था कि वो आपके दूर थी। एग्जैक्टली। इन ग्लासेस को अक्टूबर में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा और ये ग्लासेस मुग़ल ज़ेवरात की दस्तकारी की एक गैर मामूली मिसाल है और इन जैसा डिज़ाइन और नफासत कहीं देखने को नहीं। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप जिस तरह से ऐनक की बात करें कि इन जैसी नफासत और जो डिज़ाइन है, जो तरीक़ाकार डेलिकेट है और फिर जो उसके ऊपर हीरे और सोने लगे हुए हैं, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं माजी में। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में मुग़ल बादशाहों ने जो आर्ट तामीर किए, फ़न तामीर वैसी उनकी मिसाल है लाहौर में, जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुग़ल बादशाहों के जो आर्किटेक्चर हैं वो भी तक याद रखे जाते हैं। और जिस तरह से शीश महल और इस दौरान वो जो भी चीज़ें बनाते थे, शीश महल का जिक्र किया, मुझे याद आ गई वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी कि किस तरह से रियल स्टोन्स जो हैं उसमें इस्तेमाल किए गए, हीरे और सोने का पानी और फिर सोने की स्लैब्स जो यूज़ की गई। तो दे वर वेरी जिसे कहते हैं ना कि इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और फिर इसीलिए वो चीज़ें एंटीक भी कहलाती हैं। हाँ, एंटीक भी थी और जो बादशाहों वाला सही कल्चर है ना, ऐसे लगता है कि मुग़ल बादशाहों ने वो अपना रखा था। वो बादशाह थे नहीं, कई ऐसे बादशाह भी माजी में गुजरे जो कि इतना ज़्यादा इस चीज़ पे पैसे नहीं खर्चते थे, लेकिन इनके हवाले से ये चीज़ ज़रूर है जो कि मैंने देखी है, वो ये है कि जी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पैसे लगाते भी रहे हैं। और थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये थोड़ा नेगेटिव भी मैं इसमें बाद में कहूँगा, क्योंकि मुग़ल बादशाहों के हवाले से ये कहा जाता है कि वो बहुत शाह खर्च हो गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा इस चीज़ में खर्च दिया। देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेगेसी होती है वो मुतासिर होती है। आप बाकी दुनिया की हिस्ट्री में देखें जो बड़े बड़े बादशाह हैं उन्होंने इन चीजों में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया। डाउनफॉल भी तो शुरू हो गया ना, और आप देखें कि बड़ा स्टीप डाउनफॉल आया। मुगलिया की बात कर रही हूँ मैं कि उनका एकदम से डाउनफॉल आया और फिर वो और बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि बहुत शाह खर्च थे और उनको मैनेज नहीं करने आए अपने अकाउंट। वो देखें ना, एक ऐनक के लेंस पे 200 कैरेट के डायमंड्स लगे हुए हैं और आप फिर उसके अंदर ज़मुर्द जो है वो 300 कैरेट का लगा हुआ है। मतलब पूरी उसकी डिटेल बताई हुई है कि वो स्टोन्स और वो इतने कैरेट्स जो हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास एक सेट है डायमंड का और इतने कैरेट का, तो खुश हो जाते हैं। मतलब वो अपनी ग्लासेस में वो वाले डायमंड्स लगा के फिरते हैं। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ये है कि माइंडसेट की बात है ना बेसिकली, कि आपने किसी चीज़ में कितने पैसे खर्चने। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर पैसे हैं और आप उसकी एक अकाउंटिंग
अकाउंटिंग के वाइज एक आप उसकी प्रोपोर्शन बनाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आप कोई चीज़ जैसे कि आप अट्रैक्ट हो जाएं, फ़र्ज़ करें इस एनेक्स और आप कहें जी मैंने हर कीमत पे लेनी है, तो फिर आप हर कीमत अदा करने को क्या तैयार होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे माशरे में मैंने ये देखा है कि हमारा माशरा इस तरफ जा रहा है कि अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप हर कीमत देने को तैयार हैं, जो कि आइडियली ठीक नहीं है। हम अपनी लाइफ, अपनी रूटीन, अपनी चीज़ें मुतासर कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को देखकर, बड़े लोगों को, अपने से ऊंचे लोगों को देखकर कि हमें भी ये चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए हम एक बहुत बेसिक चीज़ जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जो एक लाइन है उसके दरमियान, वो डाइल्यूट होती जा रही है, और वो इसलिए डाइल्यूट होती जा रही है कि आपके लिए सब चलता है का जो एक डायलॉग जहन में बैठ गया है, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। और आगे से आगे एक रेस के अंदर जब आप घुस जाते हैं, फिर आप ये सब कुछ भूल जाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, रिस्क आ रहा है, ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, असल में तो ये बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये इस पर हम बात करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कि एट ऑल कॉस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं साहिल अदीम, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं और हमें गाइड करते हैं, और हमारे देखने वालों को भी कि किस तरह से लोगों को अपना माइंडसेट बनाना चाहिए एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। साहिल अदीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है कि आप माशरे में देखते हैं किसी के पास बहुत पैसा या कोई चीज़ ऐसी डिमांड आपके पास है, लेकिन आपने वो अगर हासिल करनी है तो फिर एट एनी कॉस्ट आप हासिल करने को तैयार हो जाते हैं, फिर आप हलाल और हराम का फ़र्क नहीं करते। और ये कुछ सालों से हमने ज़्यादा देखा है अपने माशरे में बदलती सूरत हाल। आप इस पर क्या कहेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज का, हलाल और हराम में फ़र्क? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हम ये पहले से ही चला आ रहा है, देखा हमने इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब शर्म ख़त्म हो गई। पहले इस तरह का मामला तो शुरू से ही चलता आ रहा है, ये तो काबिल के दौर से ही हरामकारी तो शुरू हो गई थी, मगर हराम कमाने के पीछे पहले जो हया थी वो रोकती थी कि नहीं बताना नहीं। अब तो बरमला इसलिए बताया जाता है क्योंकि घर में अम्मा और अब्बा जो है ना, वो इसके ऊपर वो वाला ताला नहीं लगाते जो उन्होंने फहाशी पे लगाया। फॉर एग्जांपल, बच्चा कभी भी कोई फहाश काम करके माँ बाप को नहीं बता सकता आज भी पाकिस्तान में, मगर बच्चे को अब किसी किस्म की तिलमिलाहट नहीं होती अपने अम्मा अब्बा को बताने में कि जी ये पैसे जो है ना, ये इसकी सोर्स जो है ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये थी कि वाहिद वो गुनाह है हराम कमाना जो जिससे बाकी के लोग हलाल फायदा उठा सकते हैं, ये याद रखिएगा। और किसी ऐसे गुनाह में इस तरह के इज्तिमाई फायदे नहीं उठाए जा सकते जिस तरह हराम रोजी के उठाए जा सकते हैं। तो लोग फिर इसलिए भी ओके करते हैं कि चलो तूने हराम कमाया, हम तो हलाल की तरीके से ज़कात दे देंगे इसकी, या सदका कर देंगे, या फिर और मजबूरी जो ज़रूरियात हैं बिल दे देंगे अपने पूरे। तो इसलिए भी ना ये बात ओके करते हैं लोग। अब मैं समझ सकता हूँ कि जब एक बंदा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में हो और उसके घर में कोई हराम रिस्क आ रहा हो तो वो तो उसकी वो तो मजबूरियाँ हैं, मगर बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के लिए जो हराम है ना, वो सिर्फ इसी मुकाबले की रेस है और कुछ भी नहीं। इसीलिए फिर उसको जब शाबाशियाँ मिलेंगी बचपन से ही, तो फिर वो बड़े होके उसने तो फिर इसी रेस का घोड़ा बनना है और जीतनी भी है रेस। अब तो ये वाला सवाल ही नहीं पूछा जाता कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अब तो ये पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। बिल्कुल। तो जब बच्चे को ये पता होगा कि गेम है ही यही, कहानी ही यही है, तो फिर उसने क्यों नहीं खेलनी है, उसने तो बेहतर कहानी लिखनी है फिर। तो ये तो मैंने आपसे कहा ना कि बड़े बड़े गुनाह घरों में बड़े मायूब है अभी भी हमारे कल्चर में, ठीक है, मगर ये वाला गुनाह मायूब ही नहीं रहा, बचपन में ही नहीं मायूब रहा। इसके बारे में वो वाला अगर स्ट्रिक्टनेस होना कि जो और किसी किस्म के गुनाहों पे होती है, आई ऑलवेज से टू द पाकिस्तानी मदर्स एंड फादर्स कि इफ यू ट्रीट फाइनेंशियल क्राइम्स लाइक यू ट्रीट सेक्सुअल क्राइम्स, तो कभी भी नहीं ऐसे होना था कि एक रिश्वतकारी को हो, मगर हमने कभी भी नहीं ऐसे किया। और अगर हम ये फ़र्क ना भूलते साहिल, तो फिर इस नफ्सा नफ्सी के दौर में भी ना आते। वो जो मुकाबले की रेस हम कहते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मैं भी लेटेस्ट गाड़ी ले लूँ, मैं भी लेटेस्ट मोबाइल लाखों रुपए का अपने पास रख लूँ, मेरा स्टेटस सिंबल है, पैसे चाहे जहाँ से मर्जी आए। लेकिन वहीं पर लोगों को जस्टिफिकेशंस भी देना आ गई हैं। कहीं ना कहीं हमने हराम को नाम दे दिए हैं, मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ टर्म्स दे दी हैं, और हम कहते हैं कि ये जस्टिफाइड है। इज इट जस्टिफाइड? वो चाहे कमीशन की मद में हो, वो चाहे स्पीड मनी की मद में हो, या फिर स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है उसकी मद में। हर चीज जब गवर्नमेंट खुद ऑफिशियली करेगी तो क्या लोगों को दस देगी हराम हलाल। देखें, ये बात तो
जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो सही है वो सही है। ये वाला अगर असूल पाकिस्तान में आ गया ना, या किसी घर में भी आ गया, तो उसके बच्चे के अंदर वो असूल जब्त हो जाते हैं कि जो फिर उसको उस गेम का हिस्सा नहीं बनने देते, वो हीरोज नहीं बनते उसके। अगर उसको पता हो कि चीज गलत है, वो कभी उसमें हीरो डिक्लेयर नहीं करेगा। माँ बाप जान की वाली बात, क्योंकि खुदा नाम कमाते हैं तो ये वाले बारे में डिस्कशन नहीं करते। दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम कि बेटा कभी भी नहीं जुर्रत करता अपने अब्बा से पूछने की, या बेबी भी नहीं पूछती। मैं सोचे जरा कि पाकिस्तानी औरत कभी भी नहीं पूछती अपने शौहर से कि हराम कमा रहे हो हलाल कमा रहे हो। इतना इसको, बल्कि आप मेरे को आसान करके बताऊं, आप सब बेहतर जानते हैं, आप सब पाकिस्तानी हैं, कि अगर एक लड़की तलाक लेके आ जाए ना, या खुला की डिमांड कर ले घर में कि मेरा शौहर जो है ना वो तो सूद कमाता है या फिर चोरी करता है, तो घर वाले कहेंगे चल बेटा घर जा, क्या नखरा पाल लिया तूने, तलाक नहीं होनी चाहिए घर में। तो इस तरह के मामलात में अगर हमने तलाक को हरामकारी से भी ज्यादा, मतलब दोज़ख कबूल है मगर पाकिस्तानी घर ना टूट जाए, तो ये वाले असूलों पे तो नहीं फिर बच्चे पलेंगे ना। ये वाले असूलों पे तो फिर ये वाला होगा जो अभी पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। अभी तो कुछ ऐसा भी आप 70 साल से हो रहा है। सॉरी, आप खवातीन का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसे भी आते हैं बड़े केसेस, मेरे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स और जानने वाले बता रहे होते हैं कि जी खवातीन भी अब कहती हैं जी जितना मर्जी लेके आ, ये चीज़ मेरी पूरी होनी चाहिए, खर्चा पूरा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कब से डेवलप हो गया पाकिस्तान में, जितना मर्जी लेके आओ? खवातीन की घर से जहाँ से वो आई, और लड़कों के भी घर से जहाँ से, मैंने आपसे कहा ना, मुआशरे का इकाई जो है ना वो फर्द नहीं है, मुआशरे की इकाई खानदान है। अम्मा अब्बा और बच्चे मिलके ये खानदान जो मुआशरा उसकी इकाई बनाते हैं। तो जिस तरह का देखें, जितना मर्जी पाकिस्तान करप्ट हो जाए, मेरी मर्जी है और मेरी बेगमात की मर्जी है कि मैं अपने बच्चों को सही और गलत की तमीज सिखाऊं या उसको ग्रे कर दूं। बस आपकी बेगमात की भी जितने मर्जी अमेरिका में, मैं तेल अवीव में भी रह रहा हूँ ना, तो इस्लाम सिखा सकता हूँ अपने घर में बच्चों को। सारा का सारा मामला उसका होता है जो घर का सरबराह होता है। उस चार दीवारी के अंदर कुछ भी नहीं एंटर हो सकता। ये जो लोग कहते हैं ना माहौल बड़ा खराब है, ये खुद असल में उस फिल्टर का, उनका फिल्टर टूट चुका है कि जो माहौल का पूरा जो पाइपलाइन है ना, उन्होंने अपने बच्चों तक डायरेक्ट फिट की हुई। सो ये नहीं हो सकता कि डेफिनेशंस ऑफ मोरालिटी जो है ना वो इमरान खान नवाज शरीफ साहब दें हमें, नहीं, वो मस्जिद के मौलवी साहब दें, नहीं। डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी सिर्फ माँ और बाप दें। वेरी ट्रू। एंड सिंस वी आर गोइंग थ्रू इट, अब हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हम एक्चुअली साहिल आपकी ये बात से रिलेट भी कर पाते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता था ना कि एक साथ बच्चे पैदा कर लो, दो तीन सालों में पल जाएंगे खुद ही, तो अब जब हम उसको डिफेंड करते हैं कि बच्चे पालने नहीं है, बच्चे बड़े करने हैं और उनकी तरबियत करनी है, जिसके लिए टाइम भी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहीं मिस हो गया था। लेकिन वहीं पर जब अब मैं खुद भी यहाँ बैठी हूँ और हम सारी खवातीन को जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मर्दों की प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें ज्यादा चाहिए, कंपनी बड़ी होनी चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरा स्टेटस सिंबल स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाने चाहिए, मर्दों की डिमांड भी है। लेकिन वहीं पर बरकतें खत्म हो गई हैं, वो चाहे वक्त में हो, वो चाहे रिस्क में हो, वो चाहे पैसों में हो। बरकत तो अल्लाह ताला ने अपने ही कानून में रखी है। मैं आपको एक असूल बता दूं, बस आपको पता हो कि अल्लाह ताला ना किसी की मदद नहीं करते। ये असूल याद रखिएगा, अल्लाह ताला सहाबा की भी मदद नहीं करता, अल्लाह अंबिया की भी मदद नहीं करते, अल्लाह सिर्फ इस्लाम की मदद करते हैं। ये असूल है हमारा, जो इस्लाम में आ रहा था अल्लाह की मदद उसको मिल जाती। ये है बेसिक असूल। अल्लाह ताला ने किसी भी किस्म का मामला जो है ना वो इस अपने दीन के अलावा बरकत का मामला कहीं और रखा नहीं हो। आप ढूंढ के दिखा दें आप मुझे, आपको मैं मतलब इट वाज अ चैलेंज आई गेव टू वेरी ओपन पब्लिक इन अ टोटली डिफरेंट कंट्री कि जब तक आप उस कानून के अंदर नहीं आ रहे जो नेचुरल लॉ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये वाला मामला तो खुद ही हो गया, ये खुद ही कुछ भी नहीं हुआ। देयर आर सम थिंग्स व्हिच, ये बरकत का तो लफ्ज की अंग्रेजी भी नहीं है, आपको पता है, ये बरकत ऐसा लफ्ज है, ये वो वाला लफ्ज है अरबी का जो हमने उर्दू में ले लिया है, मगर इसका वो वाला अरबी की जो साइकोलॉजी है वो कभी अडॉप्ट नहीं की। सो बरका का जो अल्लाह ताला ने लफ्ज निकाला हुआ है, इट इज सच एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मगर ये तो बहुत आगे की चिड़िया है। ये तो सही कह रहे हैं। मतलब ये वो वाले ये दास्तानें हैं जो कि पाकिस्तान में आप किसी माँ बाप को समझ भी नहीं आ सकती है क्या। तो अगर ये बहुत आगे की बात है, तो अगर हम स्टार्ट ले लें आज से, तो कुछ आप कुछ टिप्स बताइए जो देखने वाले हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा हो चुकी है, ये जो मामलात हैं, रूटीन है, रूल ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे ऐसे ही चलता है पाकिस्तान में, इन चीज़ों का तोड़ घर से कैसे शुरू किया जाए? देखिए
तब नहीं तबाह होती जब उमरा को, अमीरों को गुर्बत से डर लगे। ये फितरत है अमीरों की। पैसा अल्लाह ताला जिसको देते हैं टेस्ट के तौर पे देते हैं, उनको डर लगता ही लगता है गुर्बत से। कौम सिर्फ तब तबाह होती है जब कौम के गरीबों को भी गुर्बत से डर लगना शुरू हो जाए। ये मामला जो है ना, ये हमें देखना पड़ेगा कि मुझे किस बात का डर है। मेरे पास तो पहले ही पैसे नहीं है, मुझे किस बात का डर है कि क्या हो जाएगा। जब तक हमें वो वाली कंपेरिजन, नबी अलैहिस्सलाम ने, बस एक हदीस बताऊंगा और उसके बाद आपको असूल समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि दूसरे के मामला से बेनियाज हो जाए, बस। तब तक आप हमारा कोई मामला नहीं सुधरने वाला। जब जैसे ही हमने ये हदीस अपने ऊपर अप्लाई की, सिंपल असूल है, हमने हराम की तरफ दौड़ना ही नहीं है। क्योंकि हराम सिर्फ और सिर्फ तब हम दौड़ेंगे कि जब हमें पता होगा कि यार मैं अपनी चादर से भी आगे की कुछ चीज चाह रहा हूँ। वो तभी चाह रहे होंगे जब मुकाबले की दौड़ में होंगे। बेसिकली तो हम मुकाबले ही कर रहे हैं दूसरे से, वरना गाड़ी जो है ना अपग्रेड करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती किसी को, हम सबको पता है। बिल्कुल। घर के जो मामलात हैं वो बेसिक्स जो हैं वो चल जाती हैं। गाड़ी जब तक जी गाड़ी जब तक सहूलत हो तो ठीक है, स्टेटस सिंबल बन जाए तो परेशानी होती है। लेकिन साहिल, इसमें फिर कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं फॉर व्हाट यू हैव। ये कॉन्सेप्ट हमें आई थिंक देने की जरूरत है अपने बच्चों को कि जो है उससे सेटिस्फाइड रहें। ये आ ही नहीं सकता अगर आप लोगों से मुकाबले कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि फिर आपने अपना माबूद बदल लिया। जी बिल्कुल। आपने अपने आप को उस तरीके, आपने मतलब अपना रब ही बदल लिया। मतलब अल्लाह ताला ने तो ये कभी भी नहीं इस तरीके के कानून बनाए। अब नया कानून बना के बैठ गए कि किसके पास ज्यादा तो किसके पास कम। सो फिर ठीक है, उन्हीं से मांगे, इनका जो रब नया बनाया उससे मांग ले, मिल जाएगा। लेकिन हलाल का मामला सिर्फ कानूनी है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में तो सूद भी अलावा, खैर यहाँ पे वो चीज हलाल है। अब कौन से कानून के ऊपर आना है, किस रब ने बनाया हुआ, ये आपने देखना है बस। अल्लाह के कानून में तो जो चीज हलाल है वो आएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं उस स्पिरिचुअलिटी की बहस में नहीं जा रहा, क्योंकि आपको पता है 15-20 मिनट के प्रोग्राम में नहीं होती कि हराम कमाओ तो बच्चों पे असर क्या होता। वो स्पिरिचुअलिटी तो मैं जा ही नहीं रहा। वो तो बताऊं तो रूह काम जाए पाकिस्तानियों की, रोंगटे खड़े हो जाए कि हमने करके दिया अपने बच्चों के साथ। मैं तो खाली उस फलसफे को बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने आप को समझना है कि हो क्या रहा है तो आपको पता हो। कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये नहीं मैं मान सकता कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चों में कैपिटलिज्म आया। ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। सो और भी बड़ा कोई दुनिया में चल रहा है, वो मेरे घर में क्यों नहीं आया? ठीक है, तो ये कैसे आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि मैं खुद प्यादा हूँ उस सिस्टम का, मैंने अपना रब बदला हुआ है और तो कोई मसला नहीं है। सही। अपने आप को ठीक कर लें, अपने घर को ठीक करें और यही आपकी जिम्मेदारी है, तो मुआशरा खुद ही ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साहिल, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई आपके साथ। और आप अगर यूनिट वाइज अपनी फैमिली को देखेंगे, अपने जो मॉरल्स हैं उनको ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका मुआशरा बेहतर होगा, आपकी फैमिली में मजीद फ्रूटफुल नताइज नजर आएंगे। और फिर स्पिरिचुअली सिर्फ इतनी सी बात कि अगर आपका दिल मुतमईन है जो आप कमा रहे हैं तो वो हलाल है, और अगर दिल मुतमईन नहीं है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।